अध्यक्ष है केंद्र सरकार, जिसमें हमने अध्ययन किया था लोकसभा का, राज्यसभा का, फिर दोनों की शक्तियां, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियां का अध्ययन किया। फिर कल हमने अध्ययन किया था जो लास्ट अपना वीडियो था उसमें मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल का गठन जिसका हमने अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद में प्रधानमंत्री जो मंत्रियों के नाम सुझाएगा राष्ट्रपति को, मंत्रियों के चयन के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया जाएगा, मंत्रियों की शपथ ग्रहण, मंत्रियों की योग्यताएं और मंत्रियों की श्रेणियां, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां हैं उसके बारे में। संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75, उसमें क्या बात दी गई है कि राष्ट्रपति जो है उसकी सहायता के लिए एक ऐसी संस्था होगी जो उसे अपने कार्य में परामर्श देने के लिए होगी, उसे हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल उसको कहा जाएगा। उसका एक प्रधान होगा जिसको हम क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये वैसे तो होता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, लेकिन सारी शक्तियां जो मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रयोग में ली जाती है। सबसे पहला कार्य क्या होगा, मंत्रिमंडल जो है शासन, भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है भारतीय। मंत्रिपरिषद जो है भारतीय मंत्रिपरिषद को शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो है हार्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसी तरह से भारतीय जो संसदीयात्मक व्यवस्था है, संसद के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से, तो उसका हृदय क्या है, कौन कहलाता है, मंत्रिपरिषद जो है उसका हृदय कहलाती है। अब आ जाते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य। सबसे पहला कार्य कौन सा है, राष्ट्र की या राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। पहला काम क्या करते हैं मंत्रिपरिषद, हमारे देश हित में जो है कानूनों का निर्माण करती है और मंत्रिमंडल निश्चित करती है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न भाग जो है किस तरह से कार्य करेंगे और विदेशों के साथ में हमारे संबंध जो है किस तरह के होंगे, विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, हमारे संबंध कैसे होंगे, वह आंतरिक जो शासन है, आंतरिक शासन का संचालन किस तरह से किया जाए, इससे संबंधित जो देश के लिए नीति है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। जैसे हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ में हमने जो संबंध किस तरह से बनाए रखने हैं। दूसरा, जो हमारे देश की आंतरिक जो व्यवस्था है, राज्यों की जो व्यवस्था है, केंद्र शासित प्रदेशों की जो व्यवस्था है, उसका जो है संचालन किस तरह से करना होगा, उनके लिए कैसे कानून जो वो बनाने होंगे, इसके बारे में भी निर्णय कौन करता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, कानून निर्माण। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण। विभिन्न प्रकार के जो भी कानून होंगे उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, कार्य क्षेत्र की नीति निर्धारण भी किया जाएगा। कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा ये कानून निर्माण का कार्य किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कानून, कोई भी कानून जो है नया बनेगा तो उसके लिए लोकसभा में प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा, वो प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा वो प्रस्ताव जो वो रखा जाएगा। इसके बाद में आ गया जाता है कि तीसरा कार्य क्या होगा, तीसरा कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका कौन सी है, राष्ट्रीय कार्यपालिका है लोकसभा। राष्ट्रीय जो कार्यपालिका होगी वो क्या होगी, लोकसभा होगी। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, और उसे दल के जो सदस्य होंगे उनसे क्या बनेगी, मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। तो जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उसके ऊपर क्या रहता है, इसका पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून है नया बनाना है, तो जो बहुमत दल का नेता होगा तो सबसे ज्यादा बहुमत किसकी ओर आएंगे, कि
कि मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा या विधेयक जो प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, तो उसके प्रति क्या आना है, बहुमत आना है। इसके लिए जो भी कार्य होगा लोकसभा में उसके ऊपर इसका क्या रहता है, सर्वोच्च नियंत्रण जो रहता है। क्यों? क्योंकि मंत्री जो होंगे वो क्या होंगे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे मंत्री, वो विभिन्न विभागों के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अपने विभागों से संबंधित जो भी सुधार करना चाहते हैं, जो भी नया टैक्स लगाना चाहते हैं, वो उन्हीं मंत्रियों के द्वारा जो है लगाई जाते हैं। जैसे धन विधेयक है, वित्त मंत्री के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया जाता है और उसी के द्वारा नए जो है टैक्स जो वो लगाए जाएंगे। इसी की तरह आ जाएगा आपके स्वास्थ्य विभाग में, परिवहन के विभाग में। आगे आ जाता है 4 नंबर कार्य इसका क्या रहेगा, वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य में क्या करेगा, धन विधेयक, धन विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत जो वो किया जाएगा। वित्त विधेयक जो है वित्त मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है और वित्त विधेयक प्रस्तुत कब किया जाता है लोकसभा में, फरवरी महीने में। वर्तमान में अगर वित्त मंत्री की बात की जाए तो श्रीमती सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री है और इन्हीं के द्वारा जो है वित्त विधेयक जो था वो प्रस्तुत किया गया था संसद में। अब आ जाता है वित्त विधेयक जिसमें क्या होगा, आय व्यय का लेखा जोखा, जिसको हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक, या इसको क्या कहते हैं, बजट। बजट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि आय जो है विभिन्न टैक्स कौन से लगाने हैं और किन मदों पर खर्च करना है, ये सारा का सारा उस बजट में प्रस्तुत किया जाता है। करोड़ों में होगा बजट और कितना करोड़ या कितनी मद जो है किस विभाग के ऊपर खर्च करनी है, ये सारा जो है ये जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, वित्त विधेयक जो प्रस्तुत किया जाएगा उसमें लिखा होगा। 5वां कार्य होगा इसका वैदेशिक क्षेत्र में, वैदेशिक संबंधों का संचालन, वैदेशिक संबंधों का संचालन। भारत का जो विदेश मंत्री होगा वे क्या करता है, दूसरे देशों की यात्राएं की जाती है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा दूसरे देशों की यात्राएं की जाती है, उनके साथ में संधि और समझौते किए जाते हैं। वो संधि और समझौते होंगे तो किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन क्रेता कौन है, करते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य, कि किस देश के साथ में कैसा संबंध जो है बनाए रखना है, कौन से देश के साथ में हम जो है व्यापारिक संबंध बनाएंगे, आय जो है आयात किसको करेंगे, निर्यात हम किससे करेंगे, ये वाले सारे संबंध जो है पहले मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित कर लिए जाते हैं। कौन से देश से क्या वस्तु आयात करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, उसे टैक्स कितना लेना है, ये सारा का सारा मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है कार्य। इसके बाद आ जाते हैं नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधित कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी कार्य क्या होंगे, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों के जो राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। विदेशों में राजदूत जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी सलाह जो है, सलाह किसकी होगी, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे, सलाह जो है राष्ट्रपति इनसे लेगा। व्यवहार में ये नियुक्तियां कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है, लेकिन औपचारिक घोषणाएं कौन करेगा इसकी, राष्ट्रपति। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद जिसके कार्य कितने होंगे, 6 कार्य होंगे। पहला कार्य क्या आ जाएगा, राष्ट्र की नीति निर्धारित करना। दूसरा कार्य आ जाएगा कानूनों का निर्माण करना। तीसरा आ जाएगा राष्ट्रीय कार्यपालिका पर इसका सर्वोच्च नियंत्रण होगा। चौथा कार्य आ जाएगा वित्त कार्य। वित्त कार्य में आ जाएगा बजट प्रस्तुत कौन करेगा, मंत्रिमंडल जो है वित्त मंत्री, इसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। विदेशी संबंधों का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा और नियुक्ति संबंधी कार्य भी किसके द्वारा किए जाएंगे, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाएंगे। अब आ जाता है सरकार का तीसरा अंग। सरकार के हमने 2 अंग अध्ययन कर लिए थे। पहला था आपकी व्यवस्थापिका, जिससे हमने लोकसभा, राज्यसभा और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। संसद की शक्तियों के बारे में, संसद जिसका निर्माण किससे होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का।
के द्वारा जो है लोकसभा का संसद का निर्माण होगा। उसके बाद हमने दूसरा पद कौन सा, दूसरा सरकार का जो अंग था कार्यपालिका, जिसमें हमने अध्ययन किया उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। तीसरा अंग कौन सा देगा सरकार का, न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका सरकार का कौन सा अंग है, तीसरा अंग है सरकार का तीसरा। स्वतंत्र रहती है भारत की न्यायपालिका। न्यायपालिका गठन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, न्यायपालिका का गठन, सबसे पहले न्यायपालिका का गठन। कि कोई भी अगर हम वस्तु बनाएंगे सबसे पहले देखेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल रूप में ये चौक है, चौक का हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चौक बनाएंगे तभी तो इसका यूज करेंगे ना। तो जैसे न्यायपालिका है, पहले पढ़ेंगे उसके बाद भी न्यायपालिका के कार्य होंगे। तो न्यायपालिका का गठन सबसे पहले आ जाएगा न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। मूल जो संविधान था उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 8 ही न्यायाधीश थे, 8 ही थे न्यायाधीश। मूल संविधान में एक न्यायाधीश, सर्वोच्च प्रमुख न्यायाधीश और 7 उसके साइड, टोटल मिलाकर के 8 थे। लेकिन 2008 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके बाद में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई, न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई आपके 31, एक मुख्य और 30 सहायक। एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 व्यक्ति उसकी क्या करेंगे, सहायता जो है वो करेंगे। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ न्यायपालिका का गठन जिसमें आ जाएगा आपके सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसको कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय इसको कहा जाता है। देश का ये जो है प्रधान न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने होंगे, 30 होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो जाएंगे, 31, एक मुख्य और 30 उसके आगे के सहायक। 2008 के अनुसार जो है क्या होगा कि न्यायाधीश कितने होंगे, 31, एक मुख्य होगा और 30 होंगे उसके सहायक। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और इसके बाद में जो अन्य जो न्यायाधीश होंगे कोलेजियम पद्धति के द्वारा, कोलेजियम पद्धति के द्वारा, पद्धति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें क्या होगा कि 4 या 5 जो है वो न्यायाधीश मिल जाएंगे, एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 4 या 5 जो है वो न्यायाधीश होंगे। और ये 4-5 न्यायाधीश की जो समिति होगी इसके द्वारा जो न्यायाधीश होंगे उनके नामों को सुझाव दिया जाएगा और उनके हिसाब से जो है राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, कोलेजियम पद्धति कहा जाता है। यानी चुनाव नहीं होता, जिस तरह से हमने देखा था कि व्यवस्थापिका में लोकसभा सदस्यों का चुनाव हो रहा है, मंत्रियों का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, नियुक्तियां होंगी। पहला आ गया आपके न्यायाधीशों की संख्या। तो न्यायाधीशों की संख्या मूल संविधान में 8 बताई गई थी, लेकिन 2008 के बाद में 31 कर दी गई है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन बाकी के जो न्यायाधीश होंगे कोलेजियम पद्धति के द्वारा, उनके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनका एक समूह होगा, 4 या 5 व्यक्ति उसमें बैठेंगे और वो कमेटी जो है दूसरे व्यक्ति का नाम जो है सुझाव देगी। इसके बाद में नंबर 3 पे आ जाता है न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता,
योग्यताएं क्या होगी? योग्यता क्या होगी? सबसे पहली योग्यता सब में समान है कि वह भारत का नागरिक, वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि वह भारत का नागरिक हो। भारत में कोई भी जॉब है, किसी भी जॉब में अगर व्यक्ति जाना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? भारत की नागरिकता उसे लेनी पड़ेगी। तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होगा? किसी न्यायालय में किसी न्यायालय से आ जाएगा यहाँ पर उच्च न्यायालय, ठीक है ना। राज्यों में जो सेंटर में, राज्यों के केंद्र में जो होगा ना, राज्यों का जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो कौन सा होगा? सबसे बड़ा न्यायालय राज्यों का कौन सा होगा? उच्च न्यायालय। तो वह किसी न्यायालय या उच्च न्यायालय में दो से अधिक बार, उच्च न्यायालय में क्या हो? 2 से अधिक बार न्यायाधीश रह चुका हो, भारत के जो राज्य है ना, उनके जो न्यायालय हैं उनमें 2 से अधिक बार जो है कि 2 न्यायालयों में उसने जो है अपना कार्यकाल जो है पूरा कर चुका हो। वह 5-5 साल जो है, इनमें यहाँ कितने साल न्यायाधीश रह चुका हो? उच्च न्यायालय में 5 वर्ष, यानी 5-5 वर्ष जो है वह 2 बार, जैसे राजस्थान का हाईकोर्ट है वहाँ पर, और पंजाब का हाईकोर्ट है वहाँ हो, या तमिलनाडु का हाईकोर्ट हो गया, तो ये जो राज्यों के जो हाईकोर्ट है वहाँ पर इसने 5-5 वर्ष के 2 कार्यकाल इसने पूरे किए हो। या क्या हो? उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहा। और वकील भी कौन सा रहा हो? सरकारी वकील रहा हो। ये नहीं है कि वह उच्चतम जो न्यायालय है उसमें 10 साल उसने प्राइवेट प्रैक्टिस किए, नहीं, सरकारी न्यायाधीश जो है वो सरकारी वकील होना चाहिए। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील हो। या क्या होना चाहिए? या राष्ट्रपति की नज़र में उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता। ये क्या होनी चाहिए? एक जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसमें योग्यताएं होंगी। पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी न्यायालय यानी किसी में कौन सा आएगा? उच्च न्यायालय में 2 बार जो उसने 5-5 अलग-अलग 5-5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया हो। या उच्चतम जो न्यायालय है उसमें 10 वर्ष तक इसने वकालत की हो। या राष्ट्रपति की नज़र में वह उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता। राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति के अलावा जो है किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान नहीं है कानूनों का। इसके बाद में ये जो था इनका निर्वाचन या इनकी योग्यताएं थी। योग्यताओं के बाद में आ जाएगा आपके कार्यपालिका तथा महाभियोग। कार्यपालिका व महाभियोग। अब जो देश के सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे उनका कार्यकाल कितना रहता है? साधारणतः उनका जो कार्यकाल होगा वो रहेगा 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। यानी ये कितने साल तक जो रह सकता है? चाहे 60 का बने, चाहे 62 का बने, चाहे 63 का बने, चाहे 64 का बने, लेकिन रहेगा कब तक न्यायाधीश? जब उसने आयु कितनी प्राप्त कर ली है? 65 वर्ष तक इसने आयु प्राप्त कर ली है, बस उसके बाद में वह रिटायर हो जाएगा। अगर वह ऐसे रिटायर नहीं होता है तो क्या होगा? कार्यपालिका पर इसके ऊपर जो है सिद्ध कदाचार होने पर, सिद्ध कदाचार से मतलब क्या होगा कि अगर इसने कोई निर्णय क्या दे दिया है, गलत दे दिया है, या इसका चरित्र जो है वो अच्छा नहीं है, या किसी ने इसके बारे में कंप्लेन वगैरह कुछ की है, या इसके निर्णय देखा गया कि कानून के हिसाब से जो इसने निर्णय दिया था वो क्या हो गया है? गलत हो गया। इसके लिए इसके ऊपर कार्यपालिका में क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। लेकिन इसकी सूचना कितने दिन पूर्व देनी होगी? 14 दिन पूर्व सूचना जो है वो इसको देनी होगी। और सूचना देने के बाद में ये अपने पक्ष में जो है अपना मत जो है वो रख सकता है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया 5 हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से त्याग कर देना पड़ेगा।
देगा? वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते। मुख्य जो न्यायाधीश है उसका अभी वर्तमान में अगर बात की जाएगी तो वर्तमान में अनुमानतः इसको 1 लाख रुपए जो दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए इसको दिए जाते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में इनका वेतन होगा वो लगभग 2,80,000 जो है रुपए होने का अनुमान है। यानी लगभग जो है इनको नगद वेतन 1 लाख रुपए दिया जाता है और फिर जो है भत्ते, ग्रेजुएटी वगैरह करके, पेंशन वगैरह करके इनको लगभग 3-4 लाख रुपए मिल जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनको 90,000 रुपए जो दिए जाते हैं। इसके अलावा इसे आवास फ्री दिया जाता है, आवास फ्री जो है वो दिया जाता है, गाड़ी की इसे सुविधा होती है, नौकर वगैरह सब कुछ होते हैं इसके, इसे कुछ भी खर्चा नहीं लगाना पड़ता, ये जो रह रहा है बिल्कुल फ्री। मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये किसी लालच में आकर के और किसी व्यक्ति के प्रति जो है कोई गलत फैसला नहीं देते, इसके लिए जो न्यायाधीश होगा उसका वेतन जो है वो ज़्यादा होगा। इसके बाद में आ जाता है नंबर 6 पे आपका उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियां यानी आलोचना। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आलोचनाओं से क्या प्रदान की गई है? मुक्ति प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और उसकी सजा अगर ये सुनाता है तो ये जब भी सजा सुनाएगा तो अपने अनुसार नहीं कहेगा कि मेरे अनुसार मैं ये सजा दूंगा। ये सीधा कहता है कि तमाम जो गवाह और सबूत थे उसको जो है मद्देनजर रखते हुए कानून की इस धारा के तहत इस मुजरिम को ये सजा जो है वो सुनाई जाती है। यानी सजा सुनाने में इसका कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए क्या किया, जिस तरह से आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर टीचर अपने हिसाब थोड़ा चेक करेगा, वो जो क्वेश्चन दिया है आंसर तो उसी हिसाब से चेक होगा। तो उसी तरह से ये न्यायाधीश क्या करता है कि जो भी मुकदमा होगा उसकी सुनवाई करने के बाद में और कानून के हिसाब से जो सजा सुनाता है जिसके लिए इसे आलोचनाओं से मुक्ति प्रदान की गई है। फिर आता है न्यायालय का मुख्य स्थान। न्यायालय का मुख्य स्थान कौन सा होगा? देश के सेंटर में होगा। तो हमारे न्यायालय का मुख्य स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। इसके बाद में जाते हैं न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध अब क्या होगा न्यायाधीशों पर कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए तो उसके बाद में वो क्या नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में वह जो है अपना जो प्राइवेट धंधा नहीं कर सकता है, प्राइवेट तरीके से जो है किसी का भी मुकदमा नहीं लड़ सकता, न ही किसी अधिकारी के सामने वह व्यक्ति जो है अपना वकालत कर सकता। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही उच्च कोटि का जो है कानून का ज्ञाता होगा तो उसे सब जानकारियां वैसे ही प्राप्त होगी, तो वह क्या नहीं कर सकता है, वकालत का कार्य जो होगा वो वाला कार्य नहीं कर सकता और न ही किसी का मुकदमा लड़ सकता। ये तो थे न्यायपालिका के गठन। न्यायपालिका का गठन में आ जाएगी, न्यायालय के गठन में क्या क्या चीज आ जाएगी आपके 8 बातें हमने अध्ययन की। न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायालयों के सदस्यों का निर्वाचन, फिर उनका देखा में योग्यताएं, फिर कार्यपालिका, महाअभियोग, कार्यपालिका और महाअभियोग के बाद वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते के बाद उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियों के बाद न्यायालय का मुख्य स्थान और न्यायालय के मुख्य स्थान के बाद लास्ट में हमने अध्ययन क्या किया कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा उसके क्या प्रतिबंध होंगे। अब आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र, या इसको लिख सकते हैं आप क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसका क्षेत्र क्या रहेगा? शक्तियां। क्षेत्राधिकार, शक्तियां व कार्य। प्रश्न आपके आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में क्या लिखना है, तो वही लिखना है जो शक्तियों के बारे में लिखना है, कार्य के बारे में लिखना है, यानी एक ही रहेंगे, इक्वली है। पहला क्या आ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जिसका अध्ययन जो निम्न रूपों में करेंगे
क्षेत्राधिकार आ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का यानी एक ऐसा अधिकार जो सिर्फ किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। तो वैसे अधिकार क्या होंगे, दो तरह के होंगे। ये भी कितने प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दो प्रकार के। पहला क्या आ जाएगा, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। पहला कौन सा है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, कि ऐसा क्षेत्राधिकार जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है, इसके अलावा जो है यह अधिकार किसे भी प्राप्त नहीं है। तो ऐसे मुकदमे कौन से हो सकते हैं, भारत सरकार व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद। कौन से विवाद हो सकते हैं, भारत सरकार या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई भी विवाद है तो उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दूसरा क्या आ जाएगा, दो या इससे अधिक राज्यों के बीच के विवाद, यानी जैसे राजस्थान और पंजाब का विवाद हो गया, राजस्थान या गुजरात का विवाद हो गया, तो उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाएगी। यह किसका अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, यानी उसकी सुनवाई कहाँ होनी है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होनी है। या फिर भारत सरकार या कोई राज्य या राज्यों के या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद हो गया हो। दूसरा कौन सा आ जाएगा इसमें, दूसरा आ जाएगा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ये तो कहता है कि केवल और केवल वही सुनवाई होगी। दूसरा क्या आ जाएगा कि अगर लगे कि संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में कोई भी कानून होगा या कोई भी विवाद होगा, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का जो विवाद होगा तो उसके ऊपर सुनवाई कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दूसरा क्या आ जाएगा कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर जो विवाद होगा तो उसकी पहले सुनवाई कहाँ की जाएगी, राज्यों में की जाएगी। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में किसी मौलिक अधिकार के क्षेत्र में राज्य है और नागरिकों के मध्य कोई विवाद हो गया तो उसकी सुनवाई पहले कहाँ होगी, राज्य के उच्च न्यायालय में होगी। अगर वहां से निर्णय संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो मामले होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली सर्वोच्च न्यायालय में वो चले जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में चले जाएंगे। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो भी कानून होंगे उसका होगा। तो पहला आ जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसी प्रकार का होगा, दो प्रकार का। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार यानी अकेला उसे ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तो अकेले में कौन सी कंडीशन होगी, तीन कंडीशनें होंगी कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है, या संघ के किसी कई राज्यों का और भारत सरकार का विवाद है, या संघ का या राज्य का कोई भी विवाद है, या सरकार का और राज्य का विवाद है। तो ऐसी तीन कंडीशन जिसमें सुनवाई कहाँ होनी है, सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरी कंडीशन कौन सी आ जाएगी, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले होंगे उनकी सुनवाई पहले तो संबंधित राज्य में होगी, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय से अगर संतुष्ट नहीं है तो उनकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दूसरा आ जाएगा आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत क्या जाएगा कि चार तरह की जो है अपील की जा सकती है। पहली अपील कौन सी होगी, संवैधानिक अपील। दूसरी आ जाएगी आपके दीवानी। तीसरी आ जाएगी फौजदारी। ये जो अपील जो है तीसरी आ जाएगी फौजदारी और चौथा आ जाएगा विशिष्ट। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो चार तरह की जो अपील की जा सकती है। पहली अपील कौन सी होगी, संवैधानिक मामलों से संबंधित संविधान का कोई भी प्रश्न है और उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वह अपनी अपील कहाँ कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जो अपनी अपील कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 132 में ये व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि ये विवाद क्या है। अनुच्छेद जो होगा वो होगा आपके मूल अनुच्छेद
132 के अनुसार जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि ये अमुक जो मामला है वो किससे संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसकी अपील हम वहां कर सकते हैं, तो वह कौन सी अपील हो जाएगी, संवैधानिक अपील हो जाएगी। फिर दूसरी अपील हो जाती है आपके दीवानी। तो मूल संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ऐसे दीवानी मामले जिसमें पैसे से संबंधित जो भी मामला होगा, इसमें कौन सा आ जाएगा, पैसे से संबंधित मामले, पैसे से संबंधित जो भी मामले होंगे। पहले जो है इसकी राशि निर्धारित थी कि 20,000 से ऊपर के मामले होंगे, नहीं, अब चाहे 1 रुपए का भी मामला है और उस न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी अपील कहाँ कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो जो भी पैसे से संबंधित विवाद होगा उनकी सुनवाई कहाँ कर सकते हैं, दीवानी मामले के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है फौजदारी, जिसमें आप क्या रहेगा, उन विवादों का निर्णय जिसमें जो है किसी निचली अदालत यानी जिला मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है जिले की, उसने कोई अपराधी है जिसने इतना जघन्य अपराध किया कि उसको फांसी सजा दे देगी, तो अब वह अपने बचाव के लिए उच्च न्यायालय में जाएगा और उच्च न्यायालय ने भी जो निचली अदालत का जो निर्णय था वो सेम रखा और उसको फांसी सजा सुनाई। यानी एक व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर दिया तो उसके न्यायालय निर्णय क्या सुनाएगा, सबूत है तो उसे निर्णय फांसी सजा सुना दी या मृत्युदंड उसको दे दिया या आजीवन कारावास दे दिया, तो वह इसकी अपील जो है ऊपर तक करेगा। ऊपर में भी यही निर्णय आएगा, तब वह जाकर के मारपीट के जो मामले होंगे वो कौन से आ जाएंगे, मारपीट के जो भी मामले हैं वो किसके तहत आ जाते हैं, आपके फौजदारी के तहत आ जाते हैं। चोरी डकैती का आ जाएगा आपके दीवानी मामले के तहत, मारपीट के जो भी मामले हैं वो आ जाएंगे फौजदारी के तहत। तो वह अपने मृत्युदंड के अपील जो सर्वोच्च न्यायालय के पास में कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय भी उसे कह दे कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा तो लास्ट अपील किसके पास की जा सकती है, राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति को लगे कि हम जो व्यक्ति है इसने जो अपराध किया है इसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, या राष्ट्रपति को लगे कि यह फिर से सुधर सकता है, तो उसकी अपील जो राष्ट्रपति के पास में भेजी जा सकती है। जैसा कि पॉपुलर मामला रहा होगा, आपने सुना होगा मोहम्मद कसाब का, जिसने मुंबई के ताज होटल के ऊपर आक्रमण किया था और जीवित व्यक्ति आतंकवादी को पकड़ा गया था, तो उसे सजा जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौत की दी गई थी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो थी बार बार राष्ट्रपति के पास जा रही थी, राष्ट्रपति ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और अंत में उसे जो मृत्युदंड दिया गया था। इसके बाद आ जाता है विशिष्ट, कोई ऐसे मुकदमे जिसमें क्या कि उपयुक्त श्रेणी में आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, तो अनुच्छेद 135 के अनुसार अब जो है कि इसको लगे, सर्वोच्च न्यायालय को ये लगे कि ये मामला जो है वही सुनवाई की जा सकती है, कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ सुनवाई की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में, दूसरे न्यायालय में नहीं सुनवाई होगी, तो उसमें सुनवाई होगी। लेकिन अनुच्छेद 135 के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है कि सैनिक जो न्यायालय होंगे ना, सैनिक न्यायालय, उनके निर्णय में जो है, सैनिक न्यायालय के निर्णयों में ये जो है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सैनिकों के जो आर्मी के जो भी न्यायालय हैं उनके अपने हिसाब से जो अपने सैनिकों ने अगर कोई अपराध किया उनके सैनिकों ने, तो उस हिसाब से दंड जो वो देंगे। इनमें सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद में रहती है अपील के लिए विशेष आज्ञा। ये तो था आपके 2 नंबर पर अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 प्रकार का, जिसमें हमने देखा संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। अब आ जाते हैं अपील का क्षेत्र। अपीलीय, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने के अधिकार के तहत क्या आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि जो ये मामला चल रहा है इसकी अपील जो किसमें करवानी जरूरी है, सर्वोच्च न्यायालय में करवानी है, तो वह ऐसा अधिकार क्षेत्र या उसकी अनुमति दे सकता है, सिर्फ जो है सैनिक न्यायालय को छोड़ करके। और इसके बाद में आ जाता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति जो होगा वो किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति माने या न माने ये उसके विवेक पर आधारित होगा, लेकिन यह परामर्श इसे ले सकता है। 5वां आ जाएगा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय हम किसको कहेंगे कि ऐसे न्यायालय जिसके सभी निर्णय जो है साक्षी के रूप में जो स्वीकार किए जाते हो सभी जगह, और साथ के साथ उसकी अवमानना पर क्या दिया जाता हो, दंड दिया जाता हो, तो ऐसे न्यायालय को हम क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय उसको कहा जाता है। तो अभिलेख न्यायालय जिनके मुकदमे जो है सुनवाई कर दी गई और उसके हिसाब से दूसरे, जैसे एक अपराधी है, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या
सजा जो सुनाई जा सकती है और इसके निर्णय जो वो साक्षी के रूप में रखे जाएंगे। यानी इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, इसके लिए उसको ये सजा मिली थी, आपने भी यही अपराध किया है और अपराध सिद्ध हो गया तो उसके तहत जो है आपके भी साथ में ऐसे ही जो निर्णय जो दिया जाएगा। फिर रहता है अवमानना नहीं कर सकते कि हम सोच न्यायालय के पास में खड़े रह करके उसको गाली गलौज नहीं कर सकते कि न्यायालय बेकार है या इसके निर्णय गलत है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमें जो सजा का प्रावधान होगा। फिर है मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो प्राप्त है, स्वतंत्रताएं जो हमें प्राप्त है, अगर हमें लगे कि हमारी स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है तो वह उसका क्या है, रक्षक। अब सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन की, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है शक्ति? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जो इसके अधीनस्थ जो न्यायालय आते हैं उन्होंने कोई कानून जो है वो बना लिया या इसके हिसाब से सजा दे दी, या राज्य की विधानसभा ने कोई कानून जो है वो बना लिया या लोकसभा ने कोई कानून बनाया है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उन कानूनों को फिर से एक बार दे सकता है, रीचेक जिस तरह से करते हैं ना। एग्जाम जैसे आप देते हो, एग्जाम देने के बाद जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी में आपको 50 नंबर, आपको ये लगा कि नहीं हमें क्या करानी है, इसको रीचेक करानी है। रीचेक से मान लीजिए आपके 10 नंबर और बढ़ गए तो आपके नंबर आ गए 60, तो आप क्या करवा लें, अपने कॉपी को रीचेक करवा लें, दोबारा से चेक करवा लें। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जो अधीनस्थ जो है विधानसभा व लोकसभा में कोई कानून बना और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया कि जो ये कानून बना था इसको फिर से जो है चेक कर लिया, रीचेक कर लिया कि ये सही है या नहीं है। जैसे गलत है तो क्या होगा कि उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति को क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो ये तो था आपका चैप्टर जिसमें हमने न्यायपालिका के बारे में अध्ययन किया, सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों के बारे में, उसके गठन के बारे में हमने अध्ययन किया। सत्या की सर्वोच्च न्यायालय के पास में 7 पहला था आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसके थे 2 अधिकार, प्रारंभिक 1 में समवर्ती, फिर अपील कर सकते हैं 4 प्रकार की, संवैधानिक अपील हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी, फौजदारी हो जाएगी, विशिष्ट हो जाएगी, फिर अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है, प्रामाण्य संबंधी क्षेत्राधिकार आ गया, फिर अभिलेख न्यायालय आ गया, फिर मौलिक अधिकारों का रक्षण और लास्ट आ गया न्यायिक पुनर्विलोकन। अब ले लेंगे आप इसका गृह कार्य। गृह कार्य में प्रश्न नंबर आ जाएगा 1, सरकार का तीसरा अंग कौन सा है, तीसरा अंग कौन सा है, सरकार का तीसरा अंग कौन सा है। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 2, मंत्रिमंडल की कोई 2 शक्तियां लिखी, शक्तियां व कार्य लिखी, शक्तियां व कार्य लिखी। प्रश्न नंबर आ जाएगा 3, सर्वोच्च न्यायालय में कितने तरह की अपील कर सकते हैं। कितने तरह की अपील कर सकते हैं। लास्ट आ जाएगा चौथा प्रश्न आपके आ जाएगा, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर आ जाएगा 5, न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं। ये है आपके 5 प्रश्न, जितना कि आज आपको बता दिया गया 5 चीज़ों के बारे में। पहला
सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है। मंत्रिमंडल के कोई भी दो कार्य राष्ट्र की नीति निर्धारित करना है या विदेशों के साथ संबंध रखना हो जाएगा। शीर्ष न्यायालय की किसी तरह की अपील की जा सकती। 4 अभिलेख न्यायालय से कहते हैं जिसके निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में माने जाते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से आप क्या समझते हैं? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।